हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई लिखाई अच्छे तरीके से चल रही होगी। अंजलि यादव का कमेंट था, उन्होंने कहा कि सर जी नोट में आपने बताया समझ में नहीं आया। वो नोट कुछ नहीं था, हमने विसरण के बारे में बताया था। हमने कहा था कि जब किसी विलेय को विलायक में घोला जाता है तो विलेय के कण अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर स्वतः स्वतः गति करके एक विलयन समांगी विलयन बनाते हैं। इस प्रक्रिया को या इस क्रिया को विसरण कहते हैं। यानी विसरण की प्रक्रिया में आपको लिखना क्या है कि विसरण में हमेशा अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर क्या होता है, गति होता है। जबकि परासरण हमने बताया था कि कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गति होता है। जैसे हमने कहा कि चीनी ले लीजिए, चीनी और पानी। तो यहाँ पर पानी हो गया, इसकी सांद्रता कम होगी, और चीनी के जब कण इसमें डाल इसकी सांद्रता क्या अभी अधिक होगा। अब इसको क्या होगा कि जो हमारे विलेय है इस विलायक में स्वतः स्वतः क्या करेंगे, यानी क्रिया करके इसमें कहा जाएंगे एक समांगी विलयन बना लेंगे। यह जो प्रक्रिया हुआ है इसको हम बोलेंगे क्या, विसरण प्रक्रिया या विसरण क्रिया कहेंगे। और इसके पहले जो हमने बताया था वो क्या था, परासरण था। दोनों में थोड़ा सा अंतर था। तो आज हम लोग पढ़ेंगे जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करेंगे आप लोग, जिसका नाम है परासरण दाब। इसके पीछे मैंने चर्चा की यहाँ परासरण क्या था, परासरण के कितने प्रकार होते हैं, लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे परासरण दाब क्या है। तो किसी विलयन को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलायक से पृथक रख कर, पृथक क्या करना है, पृथक रख कर अलग रख कर परासरण की क्रिया को रोकने के लिए विलयन को लगाया गया अतिरिक्त न्यूनतम दाब परासरण दाब कहलाता है। समझिए इसका फिगर, ये आप लिखेंगे इसका डिफिनीशन, आप फिगर बनाएंगे साइड में। तो फिगर कैसे बनेगा देख लीजिए ध्यान से। आपको क्या करना है, यच, अगर यच बना लेते हैं, यच ऐसे यच बनाना है, यच की तरह ऐसे यच बना लीजिए। यच बना लेंगे तो फिर आप फिगर बना सकते हैं। ऐसे यच की तरह क्या करना है, इस फिगर को बनाना है, ये देखिए। और यहाँ पर आपको ऐसे झिल्ली बना देना है, जो आपका झिल्ली का होगा अर्धपारगम्य झिल्ली होगा। अब इसमें क्या होगा आपका, इसमें देखिए ध्यान से, एक कह रहा किसी विलयन को अर्धपारगम्य झिल्ली, ये विलयन है, इसको हमने अर्धपारगम्य झिल्ली से क्या कर दिया, अलग किया है। विलयन को, ठीक है, झिल्ली द्वारा विलयन को पृथक रखकर परासरण की क्रिया को रोकने के लिए विलयन पर लगाया गया अतिरिक्त दाब। अब देखिएगा इधर भी हमारा क्या है, ये विलयन भरा हुआ है, और परासरण की क्रिया होता क्या है, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर होता है। जो हमारे विलायक के कण होते हैं पारगम्य झिल्ली से आर पार चले जाते हैं। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर विलयन भरा है, ये भी विलयन भरा है। इसमें मानेंगे कि इसका जो सांद्रता अधिक है, इसका सांद्रता क्या है, कम है। जब कम सांद्रता के जो विलायक कण होंगे अधिक सांद्रता की ओर गति करेंगे, तो जो विलयन है इस पर हम क्या करेंगे, एक दाब लगा हुआ, पहले से तो दाब लगा हुआ है। कौन सा दाब लगा है, जिस पर लगा है वायुमंडलीय दाब। अब उसके अतिरिक्त इस दाब के अतिरिक्त हम न्यूनतम दाब लगाएंगे, ताकि इधर का जो विलायक के कण है पारगम्य झिल्ली को पार करके इधर न आ पाए। तो जो अतिरिक्त दाब हम लगा रहे हैं ताकि इधर दबेगा, तो इधर के कण जो है, इधर के कण जो आना चाहेंगे वो उधर ही रहेंगे, इधर पारगम्य झिल्ली कुछ साइड में रहेंगे। यानी जो लगाएगा अतिरिक्त दाब ही वही क्या है, आपका परासरण दाब। यानी परासरण की क्रिया को हमने रोकने के लिए जो अलग से दाब लगा दिया है, ऊपर से दाब पहले से लगा, कौन सा दाब, वायुमंडलीय दाब लगा हुआ है। लेकिन हमने क्या किया कि परासरण की क्रिया को रोकने के लिए ऊपर से हमने क्या कर दिया, एक दाब लगाया, और वह दाब जो न्यूनतम दाब था उसी को हम बोलते हैं परासरण दाब। तो वही हमने लिखा है, किसी विलयन को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा, विलयन हमने लिया, इधर भी विलयन, और हमने क्या किया, अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलयन, ठीक है, विलायक को क्या पृथक रखा, यानी इसके द्वारा हमने क्या किया, पृथक कर दिया, अलग कर दिया, रखा। परासरण क्रिया को रोकने के लिए विलयन को लगाया गया अतिरिक्त न्यूनतम दाब। अब इस विलयन में जो है परासरण क्रिया को रोकना है, तो हमने कहा कि एक अधिक सांद्रता है और एक कम सांद्रता। अब कम सांद्रता के जो विलयन है उसके जो विलायक के कण होंगे वो क्या होंगे, अधिक सांद्रता की ओर गति करेंगे। अब ये गति हो रहा है, पारगम्य झिल्ली को पार करके जा रहा, परासरण की क्रिया हो रहा है, तो हम इसको रोकना चाहेंगे, तो कब रुकेगा, हमको दाब लगाना पड़ेगा। तो ऊपर से एक क्या है, दाब लगा है, जो कौन सा दाब है, वायुमंडलीय दाब। लेकिन मैं एक अतिरिक्त अन्य दाब लगा रहा हूँ उस विलयन पर, ताकि ये दाब लगाने के बाद इधर के जो कण आना चाह रहे थे वो उधर ही रह जाए। तो वो अतिरिक्त दाब ही क्या कहलाएगा, परासरण दाब कहलाएगा। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आगे हमने लिखा है कहलाता है, ठीक है। इस प्रकार परासरण दाब जो है विलायक तथा विलयन के वाष्प दाब के अंतरों के बराबर होता है। अब जो परासरण दाब होता है रियल में,
अब विलायक तथा विलयन के वाष्प दाब, जो विलायक का वाष्प दाब है और विलयन के वाष्प दाब है, इन दोनों के अंतरों के क्या होता है, बराबर होता है क्या, प्रासरण दाब। और प्रासरण दाब को हमेशा पाई से, किससे लिखते हैं, प्रासरण दाब का जो संकेत होता है वो क्या होता है, पाई से प्रदर्शित करते हैं। तो हमने सूत्र लिखा प्रासरण दाब बराबर यानी पाई बराबर विलायक का वाष्प दाब माइनस विलयन का वाष्प दाब, क्योंकि विलायक का वाष्प दाब क्या अगर अधिक होगा, जैसे विलयन होगा इसका वाष्प दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अधिक में हम क्या कर दिए हैं, कम को घटा दिए हैं, जो प्रासरण दाब को इंडिकेट कर रहा है, बता रहा है। तो आशा करते हैं आपको प्रासरण दाब एकदम समझ में आ गया होगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, इससे प्रश्न बने हैं और इसका न्यूमेरिकल आगे मैं बताऊंगा कैसे लगाना है, क्योंकि इस बार भी जो परीक्षा जो हुआ 2019 में इससे प्रश्न आया था। अगला हमने लिया है एक बायल वान हाफ नियम, ये भी इंपॉर्टेंट है। बायल वान हाफ नियम क्या कहता है, स्थिर ताप पर, ताप क्या रखना, स्थिर रखना, स्थिर ताप पर किसी विलयन का प्रासरण दाब उसकी सांद्रता के समानुपाती होता है। यही आपको उसका डेफिनेशन है, स्थिर ताप पर किसी विलयन का प्रासरण दाब उसकी सांद्रता, प्रासरण दाब पाई जो है उसकी सांद्रता के क्या होता है, समानुपाती होता है। यदि विलयन का प्रासरण दाब पाई, हम जानते हैं प्रासरण दाब पाई होता है, विलयन की सांद्रता क्या है हमारा सी कंसंट्रेशन, तथा विलयन का आयतन क्या है, भी है, जिसमें विलय की ठीक है निश्चित मात्रा क्या घुली है। तो क्या होगा, हम जानते हैं कि बायर के वान हाफ नियम के अनुसार जो प्रासरण दाब होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, उसकी सांद्रता के समानुपाती होता है। इसको हटाएंगे प्रोपोर्शनल को, तो यहाँ कांस्टेंट आता है जो क्या है, आर है, तो पाई आर सी, जहाँ आर क्या है, गैस नियतांक की तरह है, यहाँ गैस नियतांक या विलयन नियतांक भी कह सकते हैं। आगे देखिए, अगला हेडिंग है आपका चार्ल्स वांट हाफ नियम, ठीक है। तो इसका स्थिर सांद्रता पर, वो क्या था, स्थिर ताप पर, यही आपको ध्यान देना है। यहाँ पर स्थिर ताप हो गया तो ताप खत्म हो जाएगा, सांद्रता की बात होगी। अब यहाँ पर स्थिर क्या आ जाएगा, सांद्रता आ जाएगा, तो किसकी बात होगी, ताप की बात होगी। तो स्थिर सांद्रता पर किसी विलयन का प्रासरण दाब उसके परम ताप के समानुपाती होता है। जब यहाँ पर सांद्रता समाप्त हो गया यानी इसको स्थिर कर दिया गया है, तो बचा का ताप, तो ताप के समानुपाती होता क्या, हमारा प्रासरण दाब, जबकि उसमें क्या था, उसमें ताप को स्थिर कर दिया गया था, जो आपकी सांद्रता के क्या हो गया था, समानुपाती हो गया था। तो समानुपाती होता है। यदि विलयन का प्रासरण दाब पाई और परम ताप टी हो, तो प्रश्नानुसार यह कह सकते हैं, इसके चार्ल्स वांट हाफ नियम के अनुसार पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी हो जाएगा। फिर इसको हटाएंगे प्रोपोर्शनल को, तो आपका नियतांक आ जाएगा क्या, आपका आर टी, तो होगा पाई बराबर आर टी। अब यहाँ से निकालना आर, तो टी से भाग करेंगे पाई में, तो आर बराबर होगा पाई बटे टी, यानी आर एक क्या स्थिरांक है, यानी पाई बटे टी भी क्या हो जाएगा, एक स्थिरांक होगा। इस तरीके से यह आपका फार्मूला बन गया। तो आशा करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। अगला है सामान्य विलयन समीकरण। आपको इम्पॉर्टेंट इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि यह जो है फार्मूला बनेगा और इस फार्मूले से क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछा जाएगा आपसे, इसलिए इसको अच्छे से ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन देखिए क्या है आपका, सामान्य ठीक है विलयन समीकरण, सामान्य विलयन का समीकरण क्या होता है, जैसे गैस समीकरण होता है उसी तरह से विलयन का समीकरण होता है। तो चूंकि हम जानते हैं कि पहला बायल के नियम के अनुसार बायल हांट नियम क्या है, पाई बराबर आर सी हमने निकाला, और दूसरा समीकरण हमने बनाया, ठीक है, पाई बराबर आर टी, ये दूसरा समीकरण बनाया। तो पहला समीकरण दूसरा समीकरण से बायल और चार्ल्स के नियम से, बायल और चार्ल्स के नियम से हम देख रहे हैं कि दोनों का लेफ्ट यानी समीकरण को समीकरण है, दो के लेफ्ट लेफ्ट बराबर हैं, तो राइट राइट भी आपस में बराबर हो जाएंगे। तो देख रहे हैं पाई बराबर क्या हो जाएगा, सी टी, क्योंकि आर आर कॉमन हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं क्या, पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा सी टी। सी टी मतलब सांद्रता और जो प्रासरण दाब है, सांद्रता और परम ताप के समानुपाती होता है। तो यह बराबर हटाकर यहाँ पर हमने क्या लगा दिया है, समानुपाती लगा दिया है। तो यहाँ पर देख रहे हैं पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सी टी हो गया। अब देख रहे हैं कि जो सांद्रता होता है सी, क्योंकि लिखेंगे सी जो होता है वो एन बाई क्या होता है, भी होता है। एन क्या है, तो विलय के मोलों की संख्या और उसके आयतन का अनुपात क्या होता है, सांद्रता कहलाता है। तो फिर यहाँ पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सी जब लिखेंगे क्या, एन बाई सी इंटू क्या आ जाएगा टी। अब जहाँ एन विलय की मोलों की संख्या है, भी क्या आयतन है, पाई क्या प्रासरण दाब है, टी क्या परम ताप है। अब इसको हटाएंगे प्रोपोर्शनल को, तो यहाँ बराबर आएगा और यहाँ एक कांस्टेंट नियतांक हो जाएगा, तो पाई बराबर हो जाएगा यस एन भी इंटू टी हो जाएगा। यस एक नियतांक है, स्थिरांक है। अब इसका गुणा करेंगे तो हो जाएगा क्या, भी पाई बराबर यस एन टी हो जाएगा। यस क्या है, तो ये आपका जो पाई भी पाई बराबर यस एन टी, जो आदर्श विलयन समीकरण, यही आपका क्या है, मेन समीकरण, आदर्श विलयन समीकरण है।
तो हमने लिखा यह समीकरण ही सामान्य विलियन समीकरण कहलाता है, जहाँ यश एक स्थिरांक है। यश क्या एक स्थिरांक है, जिसे विलियन स्थिरांक कहते हैं। ये यश क्या है, विलियन स्थिरांक है। जैसे गैस नियतांक होता है, ऐसे क्या यश क्या है, विलियन स्थिरांक है। अब क्या सार्वत्रिक गैस नियतांक, जो सार्वत्रिक गैस नियतांक आर है कि भांति यश का मान जो है 0.0121 लीटर वायुमंडलीय प्रति मोल प्रति डिग्री परमताप होता है। ये आपका हमेशा जो है कांस्टेंट जो यश की वैल्यू है आपको क्या करना है, याद रखना ये वैल्यू आपको, ये भूलने न पाए, क्योंकि जो आर का वैल्यू वही क्या यश की वैल्यू, ये गैस नियतांक के लिए है और ये क्या है, विलियन स्थिरांक के लिए है या नियतांक के लिए है। तो आशा करते हैं आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। कुछ है नहीं, सामान्य विलियन समीकरण हमने जो बायल के नियम से और चार्ल्स के नियम जो समीकरण प्राप्त किए थे उसमें देख रहे हैं लेफ्ट लेफ्ट बराबर है, तो राइट राइट भी आपस में कर देंगे बराबर। तो बराबर करके हमने डायरेक्ट क्या कर दिया, प्रोपोर्शन लगा दिया, आर को हटा दिया। अब उसको हटाएंगे तो यहाँ कॉन्स्टेंट क्या आ गया, आर। जबकि ये क्या था, गैस के लिए था, यहाँ पर विलियन सोल्यूशन के लिए यस क्या है, यहाँ पर सोल्यूशन स्थिरांक है, यानी विलियन का स्थिरांक है। इसलिए देख रहे हैं पी वी आपको याद रखना है, पी पाई बराबर एस एन टी। ये आपका आदर्श विलियन समीकरण के भी डायरेक्ट पूछ लेता है कि आदर्श विलियन समीकरण क्या है, या समीकरण लिखिए तो आप जो है डायरेक्ट जो है पी वी बराबर एस है, ठीक है, एस एन टी लिखेंगे। तो उसके बाद जो है आपको ये सब ये वैल्यू आपको 100% याद होना चाहिए, क्योंकि जब न्यूमेरिकल हम लोग लगाएं तो कभी कभी प्रश्न में देता है और कभी कभी नहीं देता है। तो जब नहीं देगा तो उस कंडीशन में अगर याद रहेगा तो आप आसानी से उसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। अगला हेडिंग मैंने लिया है प्राथमिक दाब तथा अणुभार में संबंध। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पर न्यूमेरिकल बना है और बनेगा। तो प्राथमिक दाब तथा अणुभार में संबंध, इसका रिलेशन क्या होगा, कैसे इसका हम बैठाएंगे। तो आपने समीकरण जो लिखा है, गैस समीकरण देख रहे हैं कि पी भी पाई बराबर क्या है, यस एन टी है। तो इसके लिए क्या होगा, प्राथमिक दाब तथा अणुभार में संबंध। तो लिखेंगे यदि यदि यम ग्राम विले, एम नहीं डब्लू, क्या मानेंगे, यदि डब्लू ग्राम विले, ठीक है, विले किसी विलायक में घुला है जिसकी मोलर द्रव्यमान यम है, मानेंगे, ठीक है, किसी विले का, ठीक है, कोई विले डब्लू ग्राम, ठीक है, कोई विले है डब्लू ग्राम जो किसी विलायक में घुला जिसका मोलर द्रव्यमान क्या है, यम है। तो उस विले के मोलों की संख्या किससे लिखते हैं, तो मोलों की संख्या एन से लिखते हैं। मोलों की संख्या क्या होता है, मात्रा बटे अणुभार का होता है, मात्रा बटे अणुभार होता है। तो मात्रा कितना इसका है, डब्लू ग्राम, अणुभार यानी मोलर द्रव्यमान क्या है, यम, यानी एन के बराबर क्या हो गया, डब्ल्यू अपॉन यम। अब लिखेंगे आपके आदर्श समीकरण से, ठीक है, आदर्श विलियन समीकरण, आदर्श विलियन समीकरण से। आदर्श विलियन समीकरण क्या है, तो भी पाई इक्वल टू है यस एन टी हो गया, और भी पाई बराबर यस हो गया, और एन के जगह पर क्या लिख सकते हैं आप, डब्ल्यू अपॉन यम हो जाएगा, इंटू क्या आ गया टी। यही आपका क्या होगा, प्रासरण दाब अणुभार में क्या संबंध। बहुत सिंपल है, कुछ है नहीं, आपको बस इतना लिखना है प्राचरण दाब अणुभार में संबंध के लिए कि माना, ठीक है, डब्लू ग्राम विले किसी विलायक में, ठीक है, घुलनशील या मिला है जिसका मोलर द्रव्यमान क्या है, यम है। ठीक, अब यम है तो लिखेंगे विले के मोलों की संख्या एन बराबर मात्रा बटे अणुभार होता है, तो डब्ल्यू अपान हो जाएगा यम, ये आपको एन का वैल्यू निकलेगी। आप फिर नीचे लिखेंगे आदर्श विलियन समीकरण से, तो आदर्श विलियन समीकरण यही है। अब यहाँ एन का मान रखने पर, एन का जगह पहले डब्ल्यू अपान यम, इसको बस हल कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा प्राथमिक दाब अणुभार में क्या संबंध हो जाएगा। तो आशा करते हैं समझ में आ गया, बहुत सिंपल है। और यह आज चैप्टर फिनिश हो जाता है। कल एक और वीडियो आएगा जो आपका पूरा इसका न्यूमेरिकल रहेगा, उसके बाद नए चैप्टर के हम लोग चलेंगे। उससे मैं प्रयास करूंगा कि सेकंड पेपर से चालू करूंगा। तो आशा करता हूँ अच्छे समझ में आ गया। जहाँ भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के कमेंट कर दें कि सर नहीं समझ में आया, फिर आपको अगली वीडियो बता दिया जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल को पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो उससे आपको कोई खर्च नहीं लगेगा, आप उसको कर दें। ठीक है, धन्यवाद।